बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। केमिस्ट्री की वेबसाइट से लिए गए एमसीक्यूज़ इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी भी किस्म के टेस्ट के लिए, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो, एफपीएससी से हो, केपीके से, एजीके से, या कोई भी टेस्ट हो, एजुकेटर्स का भी आप कह लें, एसएसटी का, हेड मिस्ट्रेस का। केमिस्ट्री का जहाँ लिंक है वो इन वेबसाइट से पेपर बनता है। टेस्ट नंबर 8 है। पहले भी टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, आप लोग पहले वहाँ से पढ़ सकते हैं। द स्टडी ऑफ रिएक्शन काइनेटिक्स इज़ कॉल्ड। रिएक्शन काइनेटिक्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, फैक्टर विच फैक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर सारे। बेसिकली जो रिएक्शन काइनेटिक्स की स्टडी होती है वो होती है, आप रिएक्शन के रेट्स को भी पढ़ते हैं, उसके मैकेनिज्म को भी पढ़ते हैं, और वो फैक्टर भी पढ़ते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। सो इसका जो हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है डैट इज D1 ऑल ऑफ द मेंशन अबव। सेकंड भी देखें, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ईच रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन इज़ ज़ीरो, यूनिटी, डबल द इनिशियल कंसंट्रेशन, या इन्फिनिट। तो ये है जी यूनिटी। बेसिकली कहते हैं कि जो रिएक्शन रेट कांस्टेंट है उसकी डेफिनेशन ये होती है, द एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आर यूनिटी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज क्वांटिफाइड बाय अ रिएक्शन रेट कांस्टेंट और रिएक्शन रेट कोएफिशिएंट के। ठीक है, जब यूनिटी होता है तो फिर हम इसको रेट कांस्टेंट को डिस्कस करते हैं। थर्ड पे देखें, थर्ड पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द राइट टेम्परेचर कोएफिशिएंट एन एक्सप्रेशन। अब यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम जाहिर कैसे करते हैं? एन से, ये भी याद रखें। तो कहता है कौन सा इसमें से राइट है? एन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट टी प्लस 10 डिग्री बाय रेट कांस्टेंट एट टी डिग्री। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है, ए वाला, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है इसका। क्यों दुरुस्त है जी? एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। कहते हैं द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन अ रिएक्शन पेस इज़ कॉमनली स्टेटेड इन द टर्म्स ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट विच इज़ डिफाइंड बाय द इक्वेशन दिस वन। तो ये इसकी इक्वेशन होती है, ये आप याद कर लें इसको, ताकि आप लोगों को ये ना भूले, क्योंकि अगर ये एमसीक्यूज आ गया तो सेम टू सेम यही आएगा, कोई इसमें चेंजिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। कहता है जब टेम्परेचर राइज करता है तो पीक होती है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की। तो उस कर्व के साथ क्या होता है जब टेम्परेचर को बढ़ाएं? वो शिफ्ट करती है फॉरवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर चली जाती है। फिर कहता है शिफ्ट फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, नीचे आ जाती है। या फिर ऐसा होता है शिफ्ट बैकवर्ड एंड अपवर्ड, पीछे जाके ऊपर चली जाती है। या फिर कहते हैं शिफ्ट बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ऑप्शन हमारा ये है कि जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की जो कर्व होती है वो शिफ्ट करती है फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड, ऐसे जाके ऐसे हो जाती है। क्यों? द पीक मूव्स अहेड but downward as the temperature rises. Why? Because this is because when the temperature rises the most probable kinetic energy rises. kinetic energy बढ़ जाती है जबकि परसेंटेज जो है मॉलिक्यूल्स की वो कम हो जाती है। ठीक है, जब आप टेम्परेचर राइज करते हैं काइनेटिक एनर्जी, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन जो परसेंटेज है मॉलिक्यूल की कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वह पीक डाउनवर्ड आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड रिएक्शन रेट्स। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर हम रिएक्शन रेट्स ले लेते हैं और दूसरी साइड पे हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, तो कैन रिवील द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स। कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टेम्परेचर, कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, या रेट कैटालिसिस एंड टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। तो इसका ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन ये है इसकी कि प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर फॉर वेरियस रिएक्शन कैन बी यूज इन्वेस्टिगेट अ टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स। अगर हमने देखना हो कि रिएक्शन रेट्स जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंस है, इन्वेस्टिगेशन इसकी करनी हो हमने, तो हम इन ग्राफ्स को प्लॉट करते हैं। दैन जी नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ से, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6।
व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैव ऑन द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसकी हाफ लाइफ के ऊपर क्या टेम्परेचर का इफेक्ट होगा? इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, सेम रहेगी, या बोथ इंक्रीज़ एज वेल एज डिक्रीज़, या दोनों इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो जाएंगे। तो कहते हैं इट डिक्रीज़, ये कम हो जाती है हाफ लाइफ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट इंक्रीज़ ऑन इंक्रीज़ टेम्परेचर। ओके, कहता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज़ होता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दें। लेकिन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाफ लाइफ। सो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हाफ लाइफ डिक्रीज़ हो जाएगी फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बिकॉज दीज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखें। कहता है ओनली अ सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन है, तो इसके लिए कौन सा हमें मेथड चाहिए? इंटीग्रेशन मेथड, हाफ लाइफ पीरियड मेथड, ग्राफिकल मेथड, या ओस्टवर्ल्ड आइसोलेशन मेथड? तो हमें चाहिए होता है इसके लिए इंटीग्रेशन मेथड। और क्योंकि अगर कम्प्लेक्स हमारे पास रिएक्शन होती हैं ना, इंटीग्रेशन मेथड जो है इनएक्यूरेट कंक्लूजन देता है, लेकिन ये सिंपल होमोजीनियस रिएक्शन के लिए ये बहुत ही अच्छा एक मेथड है, इसके लिए बहुत एक्यूरेट आपको कंक्लूजन देगा। 8वें पे देखते हैं जी। कहता है इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 50% जो है कंप्लीट हो जाता है आधे घंटे के अंदर। तो अमाउंट ऑफ टाइम बताएं इट टुक टू कंप्लीट 87.5% ऑफ द रिएक्शन। तो वो 87% रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लेगा? तो ये तो करना पड़ेगा कैलकुलेट। तो यहाँ पे देखें एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है कि कहते हैं इन 30 मिनट्स द रिएक्शन इज़ 50% है। एज अ रिजल्ट हाफ लाइफ इसकी कितनी हो गई? 30% होगी, क्योंकि 50% है ना, 100 में से 50 हाफ लाइफ इसकी 30 मिनट हो जाती है। तो इन 2 हाफ लाइफ्स 75% ऑफ द प्रोसेस इज कम्प्लीश, ठीक है, कंप्लीट हो जाता है। एज अ रिजल्ट हमें ये जो है 2 से हम इसको हाफ लाइफ को 30 मिनट को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये होगा 60 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अगर हम 3 हाफ लाइफ्स करें तो फिर 87.5% रिएक्शन जो है वो ख़त्म होगा। तो वो कहता है 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 मिनट्स। तो 90 मिनट के अंदर अंदर एक रिएक्शन जो होता है वो 87.5% कंप्लीट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन अ रिएक्शन व्हाट इज़ ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स क्या होती है रिएक्शन को चलाने के लिए? गिवन एनर्जी होती है, रिलीज एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी होती है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो इस रिएक्शन के लिए क्या होता है? ड्राइवन फोर्स होती है फ्री एनर्जी। क्यों? द चेंज इन फ्री एनर्जी विच इज रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रिएक्शंस ड्राइविंग फोर्स के। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। व्हाट इज द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर इथाइल एसीटेट हाइड्रोलिसिस? इथाइल एसीटेट को हाइड्रोलिसिस इसकी करनी है तो उसके लिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ग्रेटर दैन 0 होगी, लेस दैन 0 होगी, या फिर 0 होगी? तो वो होती है जी 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, 0 होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि कहते हैं ये जो होता है ना इसकी हाइड्रोलिसिस थाइल एसीटेट की, ये होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? कि क्योंकि एक तरह के बॉन्ड जो है टूट रहे हैं और बन रहे हैं, और जो हम जो है अगर हम हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमें जो है वो 0 मिलती है, इसलिए ये 0 आ जाता है। देन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट सूटेबल और फॉर एक्सट्रैक्टिंग आयरन? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये आयरन पायराइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज आयरन पायराइट्स। क्यों? क्योंकि कहता है जो आयरन है FeS2 है, ठीक है, इसको इज़ अ केमिकल फार्मूला फॉर आयरन पायराइट का ये केमिकल फार्मूला होता है बिकॉज आयरन पायराइट इज एक्सोथर्मिक है एंड पोजेस अ सेफ्टी रिस्क इन माइज इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम अदर ओर्स लाइक मैग्नेटाइट एंड हेमाटाइट। तो ये अनस्टेबल होते हैं ज़्यादातर पायराइट्स, और ये सल्फ्यूरस मिनरल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी ज़्यादा हो जाती है, इनकी पोटेंशियल होती है कि जल्दी आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट करके आयरन को दे देते हैं अपने अंदर से एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ये मैंने कहीं पे किसी पेपर में MCQ देखा था, ये वाला हेमाटाइट वाला और ये आयरन पायराइट्स वाला। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग
और इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट सिल्वर। सिल्वर को करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा यूज़ होता है? और कैलामाइन है, सिनबार है, और के बाद अर्जीटाइट है, अर्जेंटाइट है, और चौथा है तो ऑप्शन इज़ अर्जेंटाइट। क्यों? क्योंकि इसको सिल्वर ग्लैंस भी कहते हैं। इट कॉमनली ओनली अ सिल्वर और विच इज़ द केमिकल कंपोजिशन Ag2S अमंग द बम चॉइसेस। तो ये हमारा इसके लिए यूज़ होता है, इस सिल्वर के ओर को निकालने के लिए। और तीसरे नंबर पे देखें, थर्ड है जी हमारा, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज इज़ बेस्ट फॉर हैंड पिकिंग कंसंट्रेशन। हैंड पिकिंग कंसंट्रेशन के लिए कौन सा सिनेरियो बेस्ट है? व्हेन द इम्प्योरिटीज़ कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ओर बाय द नेकेड आई। हैंड पिकिंग तब भी होती है ना जब आप आंख से देख रहे हो और आप इम्प्योरिटीज़ को पिक कर सकें, उसको अलग कर सकें। तो डैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट देखें, कहता है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस वेयर आर मैग्नेटिक पार्टिकल्स कलेक्टेड इन कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन का स्टेप आता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो रही है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स को आप कहाँ पे कलेक्ट करेंगे? मैग्नेटिक रोलर से परे, या फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर करेंगे, मैग्नेटिक रोलर के नीचे करेंगे, या उसके ऊपर से कलेक्ट करेंगे? तो आप करेंगे बिलो द मैग्नेटिक रोलर। क्यों? क्योंकि कहता है द पाउडर और इज़ ड्रॉप्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट डैट मूव्स अराउंड टू रोलर्स। जब आप पाउडर और को फेंकते हैं एक बेल्ट के ऊपर तो वो मूव करता है दो रोलर के दरमियान। ये रोलर समझ लें, ये पाउडर है हमारा। जब ये करता है, वन ऑफ विच इज़ इक्विप्ड विद इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ये लगा होता है। द मैग्नेटिक रोलर ट्रैक्स द मैग्नेटिक पार्टिकल्स। जो मैग्नेटिक रोलर होगा वो मैग्नेटिक पार्टिकल को ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, जब उसके ऊपर बेल्ट के ऊपर वो मूव करेंगे पार्टिकल। तो इस तरह क्या होगा कि दो जो हैं वो अलग अलग से हीप्स बन जाएंगी जिनमें ढेर लग जाएंगे। तो मैग्नेटिक पार्टिकल जो हैं वो बिलो द मैग्नेटिक रोलर आप कर लेंगे, जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो वे फ्रॉम द रोलर कर लेंगे। क्योंकि ये रोलर क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ कनेक्ट है ना, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो आप इसको बिलो द मैग्नेटिक रोलर कर लेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ इन फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कहता है फ्रॉथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होता है, व्हाट रोल दस द रिवॉल्विंग पैडल प्ले। रिवॉल्विंग पैडल होता है, उसका क्या रोल होता है? पता है ये क्या करता है? ये करता है द रोटेटिंग पैडल जो होता है ये वायलेंटली जो है एजिटेट करता है, यानी कि हिलाता है, शेक करता है किसको? सस्पेंशन जो होती है पाउडर और की वाटर के अंदर उसको। और इसके अलावा ये कलेक्टर के तौर पर भी काम करता है एंड स्टेबलाइजर के तौर पर भी काम करता है। जनरेटिंग फ्रोथिंग, ये फ्रोथ जो है आपको जनरेट कर देता है। इसका मतलब हुआ कि ड्रॉज इन द एयर काजिंग फ्रोथिंग। ये इसका ऑप्शन है दुरुस्त वाला। Then जी, what is the name of metrological process in which the ore is leached and the metal is extracted using electrolysis? Zone refining, hydrometrology, liquefaction या thermite process? इसको कहते हैं हाइड्रोमेट्रोलॉजी। हाइड्रोमेट्रोलॉजी एक ऐसी तकनीक होती है कि आप मेटल्स को उनके ओर से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्टिव मेट्रोलॉजी के लिए। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्राम ओर्स, कंसनट्रेट्स और रिसाइकल्ड रेजिडुअल मटेरियल से यूजिंग एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पे भी एक्वस की बात आ जाती है, तो हाइड्रो की बात आती है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, कहते हैं ऑक्साइड और फॉर्म्ड, ऑक्साइड बनते हैं जब आप फूड को रोस्ट करते हैं। बट वाई इट इज़ नेसेसरी टू रोस्ट ऑक्साइड ओर्स। लेकिन ऑक्साइड ओर्स को रोस्ट करना ज़रूरी क्यों होता है? ताकि हम जो गैंग पार्टिकल्स हैं उसको वो ना बनने दें, या अपनी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करके अपनी मेटल ले लें जो हमने लेनी है, या वोलेटाइल इम्प्योरिटी ख़त्म उसमें से हो जाती हैं। तो ये इसका ऑप्शन सही है कि उनके ऑक्साइड्स में से टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स। जब ऑक्साइड बनेंगे तो आप जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वोलेटाइल होंगी उनको आप रिमूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहता है रोस्टिंग इज़ यूज टू एलिमिनेट वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स फ्राम ऑक्साइड ओर। ये प्रोसेस ही तकनीक ही इसीलिए यूज़ होती है कि ये इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म कर दें। और मेटल जो होती हैं ये उनको तो ईजी होता है,
ठीक है। दैन कार्बोनेट और सल्फाइड से एज अ रिजल्ट यानी कि ऑक्साइड उनके जो बन जाएँ वो ईजी होता है वोलेटाइल इम्प्योरिटी को दूर करना एज कम्पेयर टू कि हम कार्बोनेट और सल्फाइड वगैरह से उसको कर सकें। दैन है जी 8वें नंबर पे यहाँ पे नेक्स्ट देखें, इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट रिमूव विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। इलेक्ट्रोलिसिस से कौन सी मेटल रिमूव नहीं होती? सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन। द आंसर इज डी, आयरन। आयरन क्यों नहीं होता? क्योंकि कहता है इन रियलिटी चूजिंग द राइट रिड्यूसिंग एजेंट इज़ क्रूशियल टू एक्सट्रैक्टिंग अ मेटल फ्रॉम इज ओर। अगर हमने किसी मेटल और से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, हमें तो एक अच्छा सा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। आयरन क्या है? ये एक फेयरली एक्टिव मेटल है और इसका जो आयरन ऑक्साइड होता है आयरन का, ये रिड्यूस हो जाता है विद कार्बन के साथ रैदर देन इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस यूज़ बेसिकली किस लिए की जाती है? टू रिकवर द रिएक्टिव मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, वाइल रिडक्शन विद कार्बन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक आयरन। तो आयरन जो है वो कम रिएक्टिव है, इसलिए इसको रिडक्शन विद कार्बन के साथ किया जा सकता है। और जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है वो रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह हैं उनके लिए यूज़ की जाती है। ओके। देन है जी व्हाट इज़ द मेथड, कौन सा मेथड है फॉर एक्सट्रैक्टिंग सोडियम? सोडियम एक्सट्रैक्ट करनी है सोडियम क्लोराइड से, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? पायरोमेट्रोलॉजी, हाइड्रोमेट्रोलॉजी, इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी या मैग्नेटिक सेपरेशन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजी। क्यों यूज़ करेंगे इलेक्ट्रो? बिजली की ज़रूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होती है सोडियम, और इसको हम सोडियम क्लोराइड से बहुत तेज़ी से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोमेट्रोलॉजिकल या इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक यूज़ करके। कॉपर, आयरन, सिल्वर जो हैं उनको हम पायरोमेट्रोलॉजी और हाइड्रोमेट्रोलॉजी से यूज़ करते हैं। ये भी आप लोग याद रखें, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर आ जाए कॉपर को आप किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे, आयरन को किस तरह करेंगे, सिल्वर को किस तरह करेंगे, तो उनको करते हैं हम हाइड्रोमेट्रोलॉजी से। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल्स बाय प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस, बर्जीसियर प्रोसेस या हॉल हेरलॉयड प्रोसेस है। डी इसका आंसर है और ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यहाँ से आप इसको पढ़ लें। नेक्स्ट वन देखें, व्हाट इज़ क्रिएटेड बाय द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम इन द हेबर-बोश प्रोसेस? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। हम नेक्स्ट जो है वो जितने MCQs होंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ते हैं।